नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे दक्षिण एशिया के सामरिक नक्शे पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक के नजरिए से देखें तो आज भारत के सामने एक बेहद जटिल सामरिक मैट्रिक्स है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक जुगलबंदी है, तो दूसरी तरफ पूर्वी सीमाओं पर संसाधनों और सुरक्षा का उलझा हुआ मसला। आज हम इसी रक्षा पुनर्गठन और इन उभरते तनावों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। दक्षिण एशियाई भू राजनीति में क्या बदलाव आ रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन वायु रक्षा प्रणालियां, नौसैनिक जोखिम, सीमाओं और संसाधनों का विवाद, और इन सब के लिए जरूरी आंतरिक राजकोषीय नीतियों का पुनर्गठन। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक बदलाव और वैश्विक कूटनीति। देखिए, किसी भी रक्षा रणनीति को समझने के लिए विदेशी कूटनीति को समझना जरूरी है। अब काटसा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो अमेरिकी कानून है जिसका मकसद रूसी रक्षा क्षेत्र से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन यहाँ कूटनीति का एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है। एशिया में चीन के खिलाफ एक अहम बैलेंसिंग पावर होने की अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत ने बड़ी ही चतुराई से इन अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास किया है और साथ ही रूसी सैन्य हार्डवेयर से अपनी सेना को लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। ये सच में एक बेहद बारीक कूटनीतिक संतुलन है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बहुध्रुवीय दृष्टिकोण यानी मल्टीपोलर अप्रोच सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। स्वीडन, रूस और ताइवान जैसे अलग अलग देशों के साथ सक्रिय संबंध बनाकर असल में तेल और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण सप्लाई चेन्स को सुरक्षित किया जा रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का इस्तेमाल सीधे तौर पर अपनी आर्थिक स्थिरता को बाहरी झटकों से बचाने के लिए हो रहा है। वैश्विक कूटनीति के बाद अब जमीन से थोड़ा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस की। आप S-400 सिस्टम की मारक क्षमता से तो वाकिफ ही हैं, लेकिन अब पूरा फोकस S-400 से आगे बढ़कर S-500 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक रूटीन अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये सामरिक प्रभुत्व में एक बहुत बड़ी छलांग है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 600 किलोमीटर। इस विशाल ऑपरेशनल रेंज का सीधा सा मतलब है कि किसी भी संभावित हवाई खतरे को अपनी सीमा पार करने से पहले दुश्मन के हवाई क्षेत्र में ही खत्म किया जा सकता है। ये क्षमता न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोध को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। लेकिन देखिए, हमेशा विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहना लंबे समय के लिए कोई अच्छी रणनीति नहीं है ना? इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा पिक्चर में आता है। 2030 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने के विजन के साथ इस स्वदेशी बहुस्तरीय सुरक्षा छतरी को विकसित किया जा रहा है। इसमें 150, 250 और 350 किलोमीटर की 3 अलग अलग इंटरसेप्शन लेयर्स होंगी। ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी हवाई खतरा इस चक्रव्यूह को आसानी से न भेद पाए। इसके साथ ही आसमान में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का भी मूल्यांकन चल रहा है। इसे स्वदेशी AMCA प्रोग्राम के समानांतर ही परखा जा रहा है, यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रणनीतिक विकल्पों को साथ लेकर चला जा रहा है। आसमान से उतरकर अब समंदर की गहराई में चलते हैं। नौसैनिक गठबंधनों और क्षेत्रीय जोखिमों का क्या गणित है। हाल ही में कुछ बेहद संवेदनशील खुफिया इनपुट्स सामने आए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने चीन से कुछ बहुत गहरी रणनीतिक मांगे की हैं। इनमें सीपेक प्रोजेक्ट की सुरक्षा की गारंटी, अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ आर्थिक ढाल और सबसे खतरनाक, अरब सागर में ग्वादर पोर्ट पर एक चीनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती शामिल है। ग्वादर पोर्ट पर पनडुब्बी की इस मांग का असल मकसद है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करना। इसका मतलब है कि अगर कोई देश पहले परमाणु हमले का शिकार हो भी जाए, तब भी उसके पास एक भयंकर जवाबी हमला करने की गारंटीकृत क्षमता बची रहे। ये कदम मौजूदा क्षेत्रीय नौसैनिक संतुलन को पूरी तरह पलटने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन इस पूरी चाल का एक बहुत बड़ा काउंटर पहले से मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मलक्का जल डमरू मध्य के पास इनकी भौगोलिक स्थिति एक बेहद शक्तिशाली चोक पॉइंट का काम करती है। ये इस पूरे इलाके में किसी भी विदेशी पनडुब्बी की तैनाती को लगभग नामुमकिन बना देता है, क्योंकि दुश्मन को हमेशा अपने अहम सप्लाई रूट्स के ब्लॉक होने का डर सताता रहेगा। अब समुद्री सीमाओं से वापस अपनी स्थलीय सीमाओं, खासतौर पर पूर्वी मोर्चे की ओर रुख करते हैं। पूर्वी सीमा, विशेषकर बांग्लादेश के साथ सुरक्षा और कूटनीति का समीकरण काफी उलझा हुआ है। एक तरफ जहां लेजर बाउंड्री लगाना, तस्करी पर नकेल कसना और BSF की तैनाती बढ़ाने जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 1996 की गंगा जल संधि, बिजली निर्यात और सिंधु की सहायक नदियों पर बांध निर्माण को लेकर गंभीर कूटनीतिक विवाद भी चल रहे हैं। और इसी घर्षण के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए महज 45 दिनों की एक बेहद सख्त टाइमलाइन सेट की गई है। लक्ष्य यह है कि 850 किलोमीटर लंबी सीमा पर फेंसिंग में जो भी गैप्स बचे हैं, उन्हें एडवांस सर्वेलेंस तकनीक की मदद से जल्द बंद कर दिया जाए।
इन सब के साथ संसाधनों को लेकर कूटनीतिक रुख अब बिल्कुल साफ और आक्रामक है। गंगा और तीस्ता नदियों के पानी पर सख्त नियंत्रण और सीमा पार व्यापार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, यह दर्शाता है कि अब अहम जल समझौते या एनर्जी एक्सपोर्ट तभी होंगे जब पड़ोसी देश क्षेत्रीय सुरक्षा में पूरा सहयोग देंगे। अब सबसे अहम सवाल, इन सभी उन्नत रक्षा प्रणालियों और रणनीतियों के लिए फंड्स कहां से आएंगे? आइए अपनी आखिरी कड़ी पर चलते हैं, आंतरिक राजकोषीय नीतियों का पुनर्गठन। इतने बड़े रक्षा तंत्र को अपग्रेड करने के लिए भारी भरकम बजट की दरकार होती है। इसके लिए अंदरूनी फिस्कल पॉलिसीज में एक बड़ा और सोचा समझा बदलाव किया जा रहा है। साफ तौर पर एक जनादेश है कि राज्य स्तर की स्थानीय फ्रीबी योजनाओं या लोक लुभावन खर्चों में कटौती की जाए और उस पूंजी को निकालकर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी ढांचे और सेना के आधुनिकीकरण में लगाया जाए। इस नीतिगत शिफ्ट का एक सीधा उदाहरण पश्चिम बंगाल के हालिया बदलावों में देखा जा सकता है। नई नीतियों के तहत स्थानीय मदरसों और मौलवियों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों को रोक दिया गया है और उन वित्तीय संसाधनों को सीधे तौर पर राज्य की व्यापक शिक्षा और सुरक्षा निधियों की ओर मोड़ा जा रहा है। ये सीमित संसाधनों को रक्षा और बुनियादी प्राथमिकताओं की ओर डाइवर्ट करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। तो इन सभी पहलुओं को गहराई से देखने के बाद, चाहे वो मल्टीपोलर कूटनीति हो, नेक्स्ट जेन डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर कड़े आंतरिक आर्थिक फैसले, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये आक्रामक राजकोषीय पुनर्गठन और नई रक्षा रणनीति दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? इसका जवाब जो भी हो, ये तय है कि इस पूरे क्षेत्र का भविष्य इन्हीं रणनीतिक बदलावों पर टिका है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।